मैं हूं राजीव शर्मा और आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। तमिलनाडु के मदुरई में बारिश के बाद बुरा हाल हो गया है। तमिलनाडु के मदुरई में 5 घंटे की बारिश के बाद सड़क पर नदी जैसा नजारा पैदा हो गया। यहाँ के पश्चिमी अवनी मूला वीथी में कमर तक पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की फैजाबाद रोड पर सब्जी मंडी की दुकानों पर अतिक्रमण अभियान के तहत कार्रवाई के बाद हंगामा खड़ा हो गया। यहाँ कुछ दुकानदारों ने निगम प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर डाली। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के कप्तानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बीजेपी नेता पर डॉक्टर के समर्थकों ने हमला कर दिया। बीजेपी नेता एक बच्ची के इलाज से जुड़े विवाद की जानकारी लेने पहुंचे थे जब उनके साथ मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के सेवरही इलाके में सिपाही और युवक की महिलाओं ने पिटाई कर दी। घर की महिलाओं ने सिपाही और युवक पर घर में जबरन घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। राजस्थान के भरतपुर की आदर्श नगर कॉलोनी से कुछ गौ तस्कर एक स्कॉर्पियो में एक गाय को जबरदस्ती उठाकर ले गए। आरोप है कि इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में जवान उपेंद्र सिंह तोमर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जवान का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उपेंद्र सिंह तोमर का पंजाब में ब्रेन हेमरेज की वजह से निधन हो गया था। सलामी करवाओ तो सलामी। राजधानी दिल्ली में एक अस्पताल के पास एक कार में भयंकर आग लग गई। इस घटना की वजह से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तेलंगाना के हैदराबाद में कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने एक अभियान शुरू किया। इस मौके पर यहां एक दौड़ का आयोजन करवाया गया। वहीं साथ ही एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग बस को भी हरी झंडी दिखाई गई। चीन से लगातार तनाव के बीच लद्दाख में भारतीय वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं। यहाँ MiG-29 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमानों की हलचल बढ़ गई है। राहुल गांधी ने सैनिकों के लिए बिना बुलेट प्रूफ वाले वाहन के नियम और उससे असंतुष्ट सैनिकों का एक वीडियो जारी कर पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ रुपए का विमान खरीदा जा सकता है। क्या ये न्याय है? विजयपाल नगर बोला उसको भी चेक करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जबरदस्ती। माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा यानी लद्दाख के पार 60,000 सैनिकों को तैनात किया है और वहां तनाव को और बढ़ा रहा है। दरअसल लद्दाख में भारत और चीन के बीच कई महीनों से तनातनी जारी है। 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव बहुत बढ़ गया है। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। लिहाजा LAC पर चीन से मुकाबले के लिए भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। हम इस समय 11,000 फीट की ऊंचाई पर ले इंडियन एयरफोर्स बेस पे हैं, रनवे से कुछ मीटर से दूर। और ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जंबो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड करते हुए और ये जस्ट टच डाउन किया। ये इंडियन एयरफोर्स का IL-76 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से एक है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो टेम्परेचर्स की मैं बात कर रहा था कि किस तरह से जो फॉरवर्ड एरियाज में पोस्ट ट्रूप्स हैं हमारे, अधिकतर इंडियन आर्मी के पर कुछ पोस्ट इंडियन एयरफोर्स के भी हैं, उन्हें किस तरह से सप्लाईज ऑन रखी जाए। उन्हें असला बारूद, खाने पीने का सामान और साथ ही साथ जो उनके कपड़े और बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो आप किस तरह से डेली प्रोवाइड कर सके। इसीलिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ठंडी में बढ़ जाता है।
देखिए कैसे चीन से मुकाबले के लिए इस वक्त भारत चीन सीमा पर लड़ाकू विमान एक के बाद एक पहरेदारी में जुटे हुए हैं। ये मेरी बाईं तरफ से लैंड किया। जो मैं आपको टेम्परेचर्स की बात कर रहा था, क्योंकि टेम्परेचर्स माइनस में यहाँ पर चले जाते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अक्टूबर नवंबर में आप जितना ज़्यादा स्टॉकिंग कर सकें वो कर लीजिए। जितना ज़्यादा असला बारूद सामान रोज़मर्रा की चीज़ें, वो सब चीज़ें फॉरवर्ड पोस्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा कि आगे कुछ 200, 500 या 1000 की बात नहीं है, कई हजार एक एक डिवीजन में ऐसे कम से कम आधे दर्जन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है सामान लेके आने के लिए, और ऐसे कई डिवीजन फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है ऑक्सीजन का लेवल और थोड़ा सा कम हो जाता है। महज लड़ाकू विमान ही नहीं, वायुसेना के बेड़े में IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जो जवानों के बीच गजराज के नाम से जाना जाता है, जिससे हथियार और सैनिकों के लिए तमाम साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। कि एक बड़ा जंबो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड करते हुए, और ये जस्ट टच डाउन किया, ये इंडियन एयरफोर्स का IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक है IL-76। सुबह सुबह ये सूर्य की पहली किरण के साथ में यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर दिन रात फॉरवर्ड पोस्ट तक जवानों के लिए जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, जिससे वहाँ तैनात जवानों का जोश देखते ही बनता है। इस तरह की सॉर्टीज की जाती है और ये चिनूक लिफ्ट ऑफ कर रहा है। हमारे ठीक पीछे मेडिकल सप्लाईज और वेपनरी असला बारूद के साथ में, और ये आगे फॉरवर्ड एरियाज पर जाके जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको आगे ये फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय कर देगा। चिनूक लिफ्ट ऑफ कर चुका है और लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है फिलहाल, और ये आगे जाके लगभग 18,000 से 19,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाकर भारतीय थल सेना के जो जवान हैं, जो बेसिस हैं, उन्हें सप्लाई देता है। स्ट्रेटेजिक एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने LAC पर तैनात भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स से भी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि LAC पर भारत कैसे चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कि जैसे चाइनीज की एयर डिफेंस तैनात है LAC पे, हमारी भी तैयारी में कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, AD इक्विपमेंट्स हैं, हमने भी वो डिप्लॉय करे हुए हैं यहाँ पे। हमारा इंडियन आर्मी का और एयरफोर्स का तालमेल है एयर डिफेंस पे। उनके जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, हमारे जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, हमने एक नेटवर्क बनाया है इसका, तो हमारी भी पूरी तैयारी है उनके वहाँ जवाब देने के लिए। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट काफ़ी समय से इस इलाके में परीक्षण कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में मौसम में बदलाव के कारण जो भी चुनौतियां आएंगी, हम उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा अपने दृढ़ मनोबल के कारण किसी भी परिस्थिति को चुनौती दे सकते हैं और उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मौसम में आए बदलाव के कारण वायु योद्धाओं का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वायु योद्धा सदैव चौकस और तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनका उच्च मनोबल और उनके पास अत्यंत आधुनिक उपकरण उनको किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए सशक्त करते हैं। कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखकर हर भारतीय रोमांचित हो उठेगा, क्योंकि एयर वॉरियर्स LAC पर जो नजारा पेश कर रहे हैं वो वाकई अद्भुत है। ये नजारा देखने मात्र से दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिनटों में लड़ाकू विमान युद्ध के मैदान में गेम चेंज कर सकते हैं, चाहे दुश्मन चीन हो या फिर पाकिस्तान। दरअसल वायुसेना इस समय अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से भी गुजर रही है। उसके सामने चीन जैसी महाशक्ति है और सर्दियों में लद्दाख में तैनात 50,000 सैनिकों की सप्लाई लाइन को बनाए रखना भी है। इसके लिए वायुसेना जी जान से तैयारियां करने में जुटी है। मोहन भागवत ने भारत के मुसलमानों की तारीफ की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारतीयता की बात आती है तो सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े होते हैं।
जम्मू कश्मीर में सेना ने सरहद पार से भेजे गए हथियारों की बड़ी खेप को पकड़ लिया। सेना ने 4 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन, भारी मात्रा में गोलियां बरामद की हैं। ये हथियार केरन सेक्टर में नदी के रास्ते एक रबर बोट के जरिए भेजे जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चिनगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने घटनास्थल से गोला बारूद और हथियार बरामद किया है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लड़की से दोस्ती से नाराज भाई ने अपने दोस्तों संग मिलकर छात्र पर हमला कर दिया। हत्या के आरोप में 3 नाबालिगों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी के पाटन गांव में एक दलित परिवार का घर तोड़कर उसे भगा दिया गया। पीड़ित परिवार ने एसपी से इंसाफ दिलाने की गुहार की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि दलित परिवार जबरन सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहा है। हरियाणा के अंबाला में पराली नहीं जलाने को लेकर किसान जागरूकता दिखा रहे हैं। यहाँ पराली को बेलर मशीन की मदद से जमा कर मिलों में बेचा जा रहा है। कमाई होने से किसानों को भी ये योजना पसंद आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्योहारों के दौरान चौराहों और सड़कों पर मूर्तियां, ताजिए नहीं रखने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा गया है कि खाली स्थान पर छोटी मूर्तियों की स्थापना की जाए, जहां क्षमता से ज्यादा लोग जमा नहीं होने चाहिए। हाथरस के कथित गैंगरेप और मौत केस में एसआईटी को अब मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली एक महिला की तलाश है। दावा है कि महिला पीड़िता के घर पर नकली भाभी बनकर रह रही थी। इतना ही नहीं, महिला ने कई आपत्तिजनक, भड़काऊ और झूठी बातें भी कही, जिनसे तनाव और बढ़ गया। की जांच कर रही एसआईटी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि एक महिला घूंघट ओढ़कर पुलिस और जांच टीम से लगातार बातचीत कर रही थी। ये भी दावा है कि हरे कुर्ते में पीड़िता के घर में मौजूद राजकुमारी नाम की ये महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर से ही पीड़िता के बूलगढ़ी गांव पहुंच गई थी और पीड़िता के घर में ही रहकर परिवार के लोगों को भी भड़का रही थी। साथ ही हर आने जाने वाले से पीड़िता की भाभी बनकर मिल रही थी। इतना ही नहीं, आरोप है कि पीड़िता की इस भाभी ने डीएम की ओर से पूरे परिवार पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। कहा जा रहा है कि कोविड के बहाने चेहरा ढककर परिवार वाला बनकर इस महिला ने कई चैनलों को इंटरव्यू दिए और इस दौरान महिला ने कई आपत्तिजनक, भड़काऊ और झूठी बातें कही। लिहाजा एसआईटी को अब इस महिला की तलाश है, जिसके लिए एक पुलिस टीम जबलपुर भी पहुंची है, क्योंकि बताया गया है कि जबलपुर के एक फ्लैट D503 में ही डॉक्टर राजकुमारी रहती है, जिन पर परिवार वालों को उकसाने और झूठी अफवाह फैलाने का आरोप है। हालांकि पीड़ित परिवार ने इन आरोपों को नकार दिया और दावा किया कि वो रिश्ते में पीड़िता की भाभी है, जो इस दुख की घड़ी में परिवार का दर्द साझा करने आई थी। साथ इस वक्त पीड़िता की बुआ जी मौजूद हैं, क्योंकि एक जो तस्वीर वायरल हो रही है एक महिला की, जिसके बारे में पुलिस की जांच कह रही है कि उनका नक्सली कनेक्शन है। उस पर हम बातचीत करेंगे। जो परिवार है, जो पीड़िता है, उनकी बुआ मेरे साथ मौजूद हैं। बुआ जी ये जो महिला है बुआ जी, ये इनको जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। हमारे घर पे 2 दिन बेचारी लड़की रह के गई है। हमारी वो संध्या है, उसकी भाभी की कुछ रिलेशन में रिश्तेदारी हुई, ठीक है। और वो जो लड़की की माँ है, पिताजी हैं, भाई बहन है, सब तड़प रहे थे उस दिन। तो वो लड़की आ गई तो हमने सबर नहीं बोली कि बेटा थोड़ा तुम रुक जाओ, तो जिन्हें तसल्ली दे के जाइए। तो इसीलिए हमने वो बच्ची रोक रखी थी, ठीक है। वो पुलिस हमें सब जगह अपना एड्रेस और जो कुछ वैसे वो नौकरी कर रही है वो सब बता के गई है। ये पुलिस क्यों कह रही है पुलिस कह रही है कि जांच में कि इनका नक्सल कनेक्शन है? पुलिस कह रही है, अब हमें क्या पता है। पुलिस तो कछु बना लेंगे, अब हमें तो कुछ बोले ना। ऐसे तो बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ। तो आप जानती हैं इनको? कौन है? इनको जानती हैं आप अच्छे से? हाँ, खूब अच्छे से। जहाँ रह गई ये लड़की तो हम जानते नहीं है। राजकुमारी। क्या करती हैं? वो क्या नाम है, वो डॉक्टर है। मतलब आपने रोका था इनको यहाँ? हाँ। और ये मतलब कैसे रिश्ते में आते हैं यहाँ पर? रिश्ता भाभी का रिश्ते में आई थी वो। हाँ। तो आप इनको पहले से जानते हैं? किसी तरह का कोई मतलब गलत कनेक्शन इनका नहीं है आपके नॉलेज में कि ऐसा कुछ गलत है इनका? उनको नहीं जानते, पर यहाँ तो अब सब लोग दुख की सुन के बहुत दूर तक खबर पहुँच गई है। तो सब लोग रिश्तेदार मतलब भिड़े हुए हैं, तो वो लोग इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का ये भी दावा है कि जब पुलिस हर आने जाने वाले की एंट्री कर रही है तो कोई नक्सली कैसे वहाँ पहुँच सकता है। हाँ, पुलिस वालों ने मेरे सामने लिखवाया वो सारा कुछ, और लिखवाया वो खुद गई है, इसीलिए कि मेरी नौकरी पे कोई चक्कर न हो जाए।
बच्चों का मैं पीड़िता आगे यहाँ रुक गई हूँ तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। वो ऐसे बोल के गई हैं, अपने आप से बोल के भी गई हैं और लिखवा के भी गई हैं। वो पुलिस की जांच हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि नक्सली कनेक्शन है इनका। अरे कोई नहीं है हमारा। कहाँ रहती है वैसे ये? अब जरा कहाँ रहते भाभी वो? इनका घर कहाँ पर है? अरे मैं तो जबलपुर है। हाँ जबलपुर। आपका परिचय है, आप जानते हैं इनको? जबलपुर की रहने वाली, इनका नाम राजकुमारी है, आप कह रही हैं। वो तुम्हें आप लोगों ने सब साल है वो सब जांच निकाली है इतनी। हाँ सब साल है आप। ठीक है, तो आपने सुना हमारे साथ जो पीड़िता हैं उनकी बुआ मौजूद थी, बातचीत कर रही थी, और जो एक फोटो और एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बातचीत हो रही है। पुलिस की जांच ये कह रही कि इनका नक्सली कनेक्शन है। नक्सली कनेक्शन की बात से किसी भी तरह से इनकार कर रही हैं। जो पीड़िता की बुआ हैं उनका ये कहना है कि ये परिचित हैं, 1-2 दिन रही थी, उनकी रजामंदी से रही थी और सब कुछ उनको पता था। और उनके हालांकि पीएफआई कनेक्शन के दावे के बाद नकली भाभी वाले एंगल ने हाथरस केस को और उलझा कर रख दिया है, क्योंकि दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिससे कथित गैंगरेप और मर्डर केस में पेंच फंसता ही जा रहा है। हालांकि हाथरस कांड में पीड़िता के घर में नकली भाभी बनकर रहने वाली आरोपी डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। पीड़िता की सगी भाभी होने से इनकार करते हुए जबलपुर मेडिकल में असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमारी बंसल ने नक्सलियों से संबंध होने से भी साफ इनकार किया और हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच पर सवाल उठाए। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमारी बंसल मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं, मैम कब आप पहुंची थी हाथरस और क्या उद्देश्य आपका था जाने का? मैं 4 तारीख को 11:20 पर मैं पहुंच गई थी, दोपहर 11:20 पर। और मेरा उद्देश्य ये था कि परिवार को नज़रबंद क्यों किया जा रहा है, किस नियम कानून के तहत पीड़ित को और पीड़ित किया जा रहा है, और मैं वहां देखकर आना चाहती थी क्योंकि मीडिया फैक्ट्स को बहुत है। चूँकि आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा था कि अगर मेडिकल हेल्प भी हो सकती है, मैं वहाँ जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखना चाहती थी, मैं वहाँ जाके ये मेडिकल एग्जामिनेशन सीट देखना चाहती थी, मैं ट्रीटमेंट सीट देखना चाहती थी। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे गई थी क्योंकि मेरे को बहुत दर्द था, मैं बहुत दहशत में आ गई थी इस घटना को लेके। और दूसरा ये कि जितना मैं आर्थिक मदद मेरी हो सकती है मैं उतना कर सकती थी, मैं सोच के गई थी। आपने प्लान बनाया जबलपुर से जाने का, कितनी तारीख को आप हाथरस पहुंची? मैंने 3 तारीख की सुबह 8 बजे मुझे लगा कि जाके देखना ही चाहिए कि क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। अब आपके ऊपर एक आरोप लग रहे हैं कि आपने वहां पर गांव वालों को भड़काया, परिवार को भड़काया। क्या कहना है आपका? जो एसआईटी है वो आपको तलाश कर रही है, ये कहा जा रहा है, क्या कहना है आपको? क्या सच्चाई? अब कब भड़काया, कैसे भड़काया, इसके बारे में आपको मेरे सामने साक्ष्य प्रकट करने पड़ेंगे, तब तो मैं उस बारे में जवाब दे पाऊंगी। एसआईटी अगर मुझे ढूंढ रही है तो आपको जब बुलाएगी, जहां बुलाएगी, मैं उनको कोऑपरेट करूंगी पूरा और मिलने के लिए रेडी हूं, मैं अपना पक्ष रखूंगी। उधर निर्भया केस में दोषियों के वकील रहे एपी सिंह हाथरस पहुंच गए और आरोपियों के परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने आरोपियों को बेकसूर बताते हुए उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, लड़ रहा हूँ केस, बिल्कुल आरोपियों पक्ष का लड़ रहा हूँ, आरोपियों पक्ष की तरफ से लड़ रहा हूँ, केस लड़ रहा हूँ। आपको लगता है कि लोग निर्दोष हैं? बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये मामला ही ऑनर किलिंग का है जिसको छुपाया गया जातिगत वैमनस्यता फैलाने के लिए। एपी सिंह जी, आपको क्यों लगता है लोग निर्दोष हैं? मुझे लगता है जो तथ्य, जो फैक्ट दिए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस बराबर ऐसा नहीं कि 376 की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती, करी है ना। तो जब 307 बनी तो 307 की दर्ज की। जो इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन की। जो स्टेटमेंट था वो पहला स्टेटमेंट था। जो लोग इस केस को द्वारा राजनीतिक गोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और प्रदेश में नहीं पूरे देश में जातिगत वैमनस्यता फैलाकर इस तरह से पूरा विध्वंस करना चाहते हैं, इस आधार पर एक केस दर्ज किया गया है। पीड़िता का लास्ट स्टेटमेंट तो सबसे बड़ा प्रूफ होता है ना सर? पीड़िता का लास्ट स्टेटमेंट जब कोलैबोरेट होता है एफआईआर से, पहला स्टेटमेंट 161 का स्टेटमेंट, उसके बाद जब राजनीति होती चली जा रही है, स्टेटमेंट पहला क्यों नहीं है? पहला जब सही है, आसपत कोर्ट पहुंची, थाने पहुंची है, बयान हुआ है, स्टेटमेंट हुआ, वो कहा स्टेटमेंट जाए? राजनीति होती चली गई और बहुत सी बातें हैं जो अभी मैं आपको नहीं डिस्क्लोज करूंगा, डिफेंस के समय डिस्क्लोज करूंगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिससे इन्वेस्टिगेशन करानी, मैं एज ए डिफेंस काउंसिल चारों मुलजिमों की तरफ से कह रहा हूँ, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करानी कराइए, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस से कराइए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से कराइए, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो भी पॉलीग्राफी टेस्ट है, सारे टेस्ट कराइए, सबके कराइए, लेकिन मुलजिमों के भी कराइए और पीड़िता के भी कराइए, सब परिवार वालों कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लड़के की दोस्ती दूसरे धर्म की एक लड़की से थी, जिससे लड़की का परिवार खासा नाराज था। आरोप है कि राहुल राजपूत को लड़की के परिवार वालों ने ट्यूशन के बहाने घर से रात को बाहर बुलाया और फिर पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद राहुल को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
जानकारी के मुताबिक राहुल डीयू में पढ़ाई कर रहा था, साथ ही वो बच्चों को अंग्रेजी की ट्यूशन भी दिया करता था। लेकिन दूसरे धर्म की लड़की से दोस्ती रखना उस पर और उसके परिवार पर भारी पड़ गया। लेकिन डॉक्टर इस चीज को मान नहीं रहे कि इसको किसी ने मारा है। डॉक्टर कह रहे हैं इसके शरीर पे तो कोई चोट का निशान है नहीं। अब उसको हो सकता है कि अंदरूनी चोट लगी हो। अब उसके डॉक्टर बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब डॉक्टर कभी कहे कि इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, कभी कहते हैं कि हम यहीं पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बार बार वही बात करते रहे। वो ही करते करते 2-2.5 घंटे में मेरा भतीजा वहाँ पे खत्म हो गया। अपने जवान लड़के को खोने का गम इस माँ को अंदर से खाया जा रहा है, क्योंकि राहुल उनके कलेजे का टुकड़ा था। इतना ही नहीं, पढ़ाई से परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े इसलिए वो कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा भी रहा था। साथ ही अपनी कमाई से बहन मुस्कान को भाई दूज पर स्कूटी गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन शायद दूसरे धर्म की लड़की से दोस्ती उस पर भारी पड़ गई। मैं जॉब करती, मैं जॉब पे शायद मुझे जब पता पड़ी कि उसको मतलब इसकी आपस में किसी से मारपीट हुई है। मारपीट क्या, उन्होंने मारा। मेरे बच्चे ने तो किसी का हाथ ही नहीं लगाया। देखो 10 बच्चों के बीच में एक बच्चे का मेरा लड़का था, बिल्कुल हल्का सा था। किसी से कोई मार, किसी से तू कह नहीं जानता, मारने की तो बात दूसरी। हालांकि मामला सामने आने के बाद राहुल के साथ मारपीट करने के आरोप में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घटना को सांप्रदायिक एंगल से न देखने की अपील की। इस वारदात में मोहम्मद राज और मनवर हुसैन और उनके साथ 3 और माइनर, टोटल 5 लोगों की अरेस्ट और एप्रीहेंशन हो चुकी है और मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मीडिया के माध्यम से हम ये अपील करेंगे कि इस केस को किसी भी तरह का अन्य रुख ना दिया जाए, जिससे कि शहर की या इलाके की शांति व्यवस्था भंग हो। हालांकि भले ही आरोपी पकड़ लिए गए हों और पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अगर शुरुआती जांच को माने तो क्या दूसरे धर्म में दोस्ती रखना भी गुनाह है? वहीं दिल्ली में राहुल राजपूत के साथ हुई दरिंदगी पर सियासत भी देखने को मिली, क्योंकि बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखी तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कानून व्यवस्था पर आईना दिखाया। कुछ ही हफ्ते पहले दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग इस तरह की राजनीति कर रहे थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि एक समुदाय विशेष के लिए आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो दलित युवक जो राहुल की हत्या हुई, उनके परिजनों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। इल्जाम देने वालों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके, जितना जल्दी दिलवाई जा सके, दिल्ली सरकार उसमें पूरा काम करेगी। एलजी साहब से बात करके भी, पुलिस से बात करके भी, प्रोसिक्यूशन में जब आएगी तो बड़ा सा बड़े वकील लगा के ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को, उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिले। और उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के टप्पल इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस टायर फटने से पलट गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए। मुंबई के गोरेगांव में पाबंदी के बीच चल रहे डांस बार पर छापा मारकर पुलिस ने 15 ग्राहकों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 10 बार बालाओं को रेस्क्यू किया गया। बॉलीवुड निर्देशक राकेश रोशन पर हमले में शामिल एक शार्प शूटर को पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद जेल नहीं लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन को जनवरी 2000 में मुंबई में उनके सांता क्रूज कार्यालय के बाहर गोली मारी गई थी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद इलाके की एक किराना मंडी से 2 व्यापारियों से बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूट की। इनमें से एक व्यापारी से लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हैदराबाद के मुर्शिदाबाद इलाके में भारी बारिश की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कुछ लड़कों ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान को राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामना देने वाले पोस्टर लगे नजर आए। ये पोस्टर बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के नाम से लगाए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन ने भारत से लगती उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। पोम्पियो ने सीमा पर तनाव को लेकर चीन के व्यवहार पर फटकार लगाई है। एलजेपी संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पटना के दीघा में जनार्दन घाट पर अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा समेत 30 नेताओं को जगह मिली है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के शांतिनगर में निगम की टीम ने कई अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस दौरान विरोध जताते हुए एक शख्स ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की, जिसे बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर बच्चा पासी के रमनपुरवा में बने करोड़ों के घर को गिरा दिया गया। बच्चा पासी की अवैध संपत्ति को पीडीए की जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से जमींदोज कर दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के पास ब्रह्म कमल फूल खिलने शुरू हो गए हैं। इस फूल का संबंध भगवान ब्रह्मा के साथ माना जाता है, जिनका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। देश में मुसलमान और उनके हालात को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। एक पक्ष दावा करता है कि भारत के मुसलमान बाकी देशों के मुसलमानों से ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं, तो दूसरा पक्ष कहता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद भारत में मुस्लिमों की स्थिति बिगड़ी है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, देश में मुसलमान डरा है। इसी कड़ी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया। भागवत ने कहा कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। जब भारतीयता की बात आती है तो सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े होते हैं। भारत के विपरीत पाकिस्तान ने कभी दूसरे धर्मों के अनुयायियों को अधिकार नहीं दिए और इसे मुसलमानों के अलग देश की तरह बना दिया गया। और मुस्लिमों पर दिए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी भागवत पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी खुशी के मानक क्या हैं? क्या आप भागवत नाम के शख्स बताएंगे कि हमें बहुसंख्यकों का कितना आभारी होना चाहिए? हमारी खुशी इसी में है कि संविधान के तहत हमारा आत्मसम्मान बना रहे। हमें न बताइए कि हम कितना खुश हैं। और उधर ओवैसी के अलावा दूसरे मुस्लिम नेताओं ने भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा और कहा आरएसएस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 6 वर्षों में हमने देखा है कि जिस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, मुसलमानों को कहीं भी एम्पावरमेंट में हिस्सा नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने मुसलमानों को टिकटें नहीं दी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, चाहे उससे नीचे हो, कहीं मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है। और मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में या ब्यूरोक्रेसी में भी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। भागवत जी, आप पाकिस्तान के मुसलमानों से हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुकाबला न करें। पर कैपिटा इनकम दुनिया के और देशों की जहाँ मुसलमान रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। उनका रहन सहन भी अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सुखी है करके इनको दुखी किया जाए या उनकी परेशानी बढ़ाई जाए। इस संदर्भ में तो कहीं वो संघ परिवार को संदेश नहीं देना चाहते। ये भी एक सवाल होता है। कहाँ का छोड़ा आपने? मुसलमान बहुत संतुष्ट है। आप CAA NRC के नाम पर अपने ही मुल्क में, जिस मुल्क के लिए मुसलमानों ने एक नहीं लाखों की तादाद में इस देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसी देश में आप उसे परदेसी बना कर निकालना चाहते हो और कहते हो मुसलमान बहुत संतुष्ट है मुसलमान भारतवर्ष के अंदर। लेकिन जब से आप लोगों के हाथ में बागडोर आई है, आपने इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके रख दिया है और उसके बाद आप मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगते हो।
राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे परिवारों की मांगे गहलोत सरकार ने मान ली हैं, जिसके बाद पुजारी के परिवार ने धरना खत्म कर दिया है। दरअसल करौली के सपोटरा इलाके में दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जलाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके शव को जयपुर से उनके गांव लाया गया था, लेकिन परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और 50 लाख रुपए के मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रख दी। इतना ही नहीं, पुजारी का परिवार अपनी मांगों को लेकर धरने पर भी बैठ गया। धरना खत्म होने से पहले की ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें पुजारी का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इसके बाद गहलोत सरकार ने पुजारी के परिवार की मांगे मानी, लिहाजा परिवार ने धरना खत्म कर दिया, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भरोसा दिया कि परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, पक्के मकान और सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया गया है। साथ ही दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही गई है। मौजूद हैं धरना स्थल पर, जहां दिन भर धरना दिया गया था। बीजेपी के तमाम नेता यहां धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने सियासी संघर्ष यहां दिन भर रहा और पुजारी की हत्या को लेकर के संघर्ष रहा था कि पुजारी को न्याय मिले, लेकिन आखिरकार पुजारी को जो न्याय मिला वो सबके सामने है। आखिर पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब हम आपको तस्वीरों में बताएंगे कि जहाँ पर जो धरना था वो समाप्त हो गया है और इधर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पुजारी की जो है, जो खेती की जो तिली की जो है कड़बे, जो पोटलियां हैं वो बनी हुई हैं और उधर हम दिखा पाएंगे आपको कि कुर्सियां हैं खाली हैं, पूरा पंडाल है खाली हो गया है। देखा गया है कि ऊपर चांदनी जो तनी हुई थी वो तनी हुई है। अब यहाँ सुनसान हो गया है। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को ये सुरक्षा मुहैया कराएगी सरकार या कितने दिन कराएगी, कि इन लोगों का इस बीच में रहना किस तरीके से होगा, आगे देखना होगा।